गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पेपर डिस्कस करने आए हैं RBTS टेस्ट 05 का, जिसमें आपके चैप्टर थे इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो 46 से लेकर के 68 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड रवि उत्तम सर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारा मिशन क्या है। मिशन नीट 2026 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पेपर NCERT बेस्ड है, अच्छे क्वेश्चन आए थे आप लोगों को और आप लोग अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की 46 की। देखिए 46 में क्या लिखा हुआ है। 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 0.1 mole of iodine react in a 10 liter evaluated basis at 721 Kelvin to form hydrogen iodide. If Kc for the reaction is 100, then calculate the number of mole of iodine which remain unreacted. तो देखो भैया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो H2 plus I2 gives 2H। ठीक, तो अगर हम लोग देखें यहीं पे तो कर T इज इक्वल टू 0 पर, देखो यहाँ पे 0.1 मोल दे ही दिया है तो 0.1 यहाँ पे, 0.1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और T इज इक्वल टू अगर इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग मान लिए क्या, यहाँ पे हम लोग मान लिए अगर x, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.1 माइनस x, यहाँ पे 0.1 माइनस x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो Kc की वैल्यू निकालना चाहें तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो HI के कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपन क्या होगा, H2 का कंसंट्रेशन इंटू I2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, HI का कंसंट्रेशन 2x का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर अपान 0.1 माइनस एक्स, 0.1 दोनों है तो माइनस का क्या होगा 0.1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा आपका यहाँ स्क्वायर। यहाँ Kc की वैल्यू कितना दे दिया आपका है 100। देखो यहाँ पे दिया हुआ है Kc फॉर द क्या दिया हुआ आपका 100। तो यहाँ लिख दें हम लोग क्या, Kc की वैल्यू 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 पहले लिखें हम लोग 2x का स्क्वायर अपान 0.1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू 2x अपान 0.1 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 10x। तो इसको इधर लेके चले जाएँ तो लिख दिए हम लोग क्या, 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.00, या फिर क्या हो जाएगा आपका 0। तो 12 बटे 96 0.8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0.8 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, x की वैल्यू क्या आ गया आपका 0.8। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन विच रिमेन अनचेंज। आयोडीन की बात कर रहा है तो I2 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 0.1 माइनस एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करें हम लोग, यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हैं 0.1 माइनस 0.08। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगर यही पूछता आपसे HI की वैल्यू कितनी होती तो 2 इंटू क्या करते हैं हम लोग 0.08 कर देते, तो यहाँ पे क्या आता है 0.16 हो जाता है। ठीक है ना, 8 दूना 16 0.16। यहाँ इसकी वैल्यू कितना आ गई आपकी 0.02 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 47 का। तो देखो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे कैसे हमको निकालना है। इस बैलेंसिंग इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे फिर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो स्टेप के थ्रू हम लोग यहाँ पे NCERT में देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 47। तो देखो 47 की हम लोग बात करें तो क्या लिखा है, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टार्टेड बाय
taking 2 mole of N2 and 6 mole of H2 in 1 liter flask at a given temperature. यह आपकी इक्वेशन दी हुई है N2 plus 3H2 gives 2NH3. Ammonia is formed at equilibrium is neutralized by about 2000 milliliter of 1 molarity HCl. तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देख लें कि न्यूट्रलाइज हो रही है किसके द्वारा, HCl के द्वारा. इसका मतलब हम लोग ऐसे पहले कर लें हम लोग क्या कि अगर हम लोग ऐसे लिखें HCl की बात करें तो स्ट्रांग एसिड है, और स्ट्रांग एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में. तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम की बात करें तो मोलरिटी कितना दिया 1, और वॉल्यूम कितना दिया आपका है, आपका क्या 2000 मिलीलीटर में है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे क्या है मिलीलीटर. तो इसको भी अगर हम लोग क्या करें मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करें 1000 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगा आपका 2. इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मोल निकालना चाहे मोल आप HCl तो क्या हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, अमोनिया को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा. अब यहाँ पर हम लोग समझें तो 2 मोल HCl तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 2 मोल HCl, तो इसका मतलब 2 मोल अमोनिया बन रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल HCl इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 मोल क्या हो जाएगा आपका अमोनिया बनेगा. इसका मतलब बोल दें 1 मोल HCl इज इक्वल टू 1 मोल क्या हो जाएगा आपका अमोनिया. अब ये तो हमारी बेसिक चीज़ निकली. अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्रीज हम लोग निकालते हैं. N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो हम लोग ऐसे देखें T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कितना दिया है, क्या लिखा स्टडी 2 मोल ऑफ N2, तो यहाँ लिख दिया हम लोग क्या 2, यहाँ पे कितना लिख दिया हम लोग क्या 3, कितना दिया आपका नहीं 6 मोल H2, तो 6 मोल H2, और यहाँ पे कितना दे दिया आपका है, ठीक है यहाँ पे 0 हो जाएगा अमोनिया के लिए. T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग क्या मान लें, हम लोग क्या मान लें, हम लोग यहाँ पे x मान लें, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या मान लें हम लोग x मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस x, यहाँ पे क्या होगा आपका 6 माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे. अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना दे दिया है 1 दे दिया कि हम लोग निकाल लिया हम लोग ने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 माइनस 1 6 माइनस 3 इंटू 1 2 इंटू यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि हम देखो यहाँ पे 1 मोल और HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल अमोनिया. तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा. इसका मतलब 1, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 और यहाँ पे कितना होगा 2. अब हम लोग समझे हम लोग क्या Kc की वैल्यू निकालना चाहें तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 सॉरी क्या होगा आपका N2 प्लस 3H2, N2 के कंसंट्रेशन इंटू H2 के कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा आपका Q. अब यहाँ पे कितना दिया है N2 का कितना दे दिया है 2 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान यहाँ पे एमोनिया का कितना दिया आपका 2, तो अब फिर N2 कितना दिया 1 इंटू यहाँ पे कितना दिया आपका H2 का 3 का क्या हो जाएगा आपका Q. इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 अपान कितना हो जाएगा 27. थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बने हुए क्योंकि क्या है आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, इसीलिए Kc की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो 4 अपान कितना आ जाएगा आपका 27. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. तो हम लोग इस स्टेप के थ्रू हम लोग इसका आंसर हम लोग निकालेंगे. थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे चेंज कर दें. चलिए तो यहाँ भी वही स्टेप है, हम लोग इसी स्टेप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग आंसर हम लोग निकालेंगे. एनसीईआरटी भी देखिए स्टेप के थ्रू हम लोग आंसर यहाँ पे निकालेंगे. आइए बात करते हैं 48 क्वेश्चन का. देखिए क्या लिखा हुआ है PCl5 ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज वेपराइज्ड इन ए लीटर वेसल्स एट 260 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ PCl5. ये नहीं होना चाहिए PCl5 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 formed at equilibrium is 0.05 mole per liter. The equilibrium constant for the dissociation of PCl5 is 0.05.
तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। T इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें क्या, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग ले लें अल्फ़ा तो यहाँ पे A माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखें Kc की वैल्यू निकालें तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपान A माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब हम लोग देखें यहाँ पे तो Kc की वैल्यू आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे Kc क्या, इफ द कंसेंट Cl2 इक्विलिब्रियम एट 0.05 डिसोसिएशन कांस्टेंट PCl5। तो यहाँ पे पहले हम लोग Kc की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे चलो Kc की वैल्यू निकाल लें, नहीं दिया हुआ है Kc, तो Kc इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग देखें तो Cl2 का 0.5 आपका दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 0.05 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 0.05 होगा। तो यहाँ क्या ले देंगे हम लोग 0.05 का स्क्वायर अपान यहाँ पे A इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग A इज इक्वल टू पहले 1 मान लीजिए तो 1 माइनस 0.05, यहाँ कितना होगा आपका, देखिए 0.05 इंटू 0.05 अपान 0.05, तो कितना बचेगा आपका 0.05। ये हमारी क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे Kc की वैल्यू कितना आ गया आपका 0.05। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, Kc की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लें इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। चलिए थे यही फिर से इसी स्टेप के थ्रू राइट द बैलेंस इक्वेशन पहले करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझेंगे कि क्या कितने कितने मोल बन रहे हैं, फिर इनिशियल मोल, फिर फाइनल मोल हम लोग देख करके हम लोग यहाँ पे आंसर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं 49। तो 49 में क्या दिया हुआ आपका है, व्हेन 3 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल आर मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ एस्टिक एसिड एंड 2 मोल ऑफ एस्टर एंड वाटर आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू, देखो इक्वेशन आपकी दी हुई है। तो पूछ रहा द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज। तो चलो भैया स्टार्टिंग में आपका दे दिया है तो हम यहीं डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं कि क्या T इज इक्वल टू 0 पे, तो 3 मोल इसके दे दिए हैं और इसके कितने मोल दिए हैं, 2 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल के कितने मोल दिए मिक्स्ड विथ 3 मोल, इसके भी 3 मोल दिए हुए हैं। 2 मोल एस्टर एंड वाटर फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 0। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर यहाँ पे x मान लें तो 3 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ एस्टर एंड वाटर आर फॉर्म, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 माइनस 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2। अब हम लोग कैसे निकाल लें, यहाँ पे Kc निकालना है। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो एस्टर का कंसंट्रेशन इंटू H2O का कंसंट्रेशन अपान एस्टिक एसिड इंटू इथाइल एल्कोहल का कंसंट्रेशन। तो 2 इंटू 2 अपान 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 4, तो 4 मतलब क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना था, उसके बाद इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। ये भी आपका उसी बैलेंसिंग क्वेश्चन से ही है और इसको हम लोग यहाँ पे इससे हम लोग देख सकते हैं। NCERT पेज नंबर 183 पे आपका दिया हुआ है। 50 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है इन दोनों में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे HA यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे HA लिखा हुआ है, फिर यहाँ H2 है, H2 है। अब अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें तो इसका मतलब क्या, अगर इसको उल्टा कर देंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये उल्टा हुआ तो इससे कट जाएगा और एक H2O से एक H2 कट जाएगा, तो H2 यहाँ बचेगा और यहाँ पे A माइनस आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या, KC डैश, इसको KC मान लिया, KC इज इक्वल टू K1 और इस इक्वेशन का क्या उल्टा किया है तो क्या करेंगे अपान K2। तो इसका मतलब क्या, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपान 1 इंटू 10 टू दी पावर -14। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, जैसे हम ऐसे काट दें तो क्या होगा, 14 में से 5 मतलब 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 9 यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ H2 प्लस I2 2HI, KC की बात करें x हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग क्या करें, इसको इक्वेशन को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका KC यहाँ 1 अपान KC। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। पेज नंबर 176 पे दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 51 क्वेश्चन का। इन द रिएक्शन AB गिव्स A प्लस बी, पूछ रहा है क्या, एट 30 डिग्री सेल्सियस Kp फॉर द डिसोसिएशन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 2.56 इंटू 10 टू द पावर -2 atm। इफ द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 atm देन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ AB पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे लिखें AB गिव्स A प्लस बी, तो यहाँ पे देखें हम लोग क्या, T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 1, यहाँ 0 0, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग अल्फ़ा माने तो 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें Kp की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे क्योंकि Kp की वैल्यू पूछ रहा है तो Kp इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो Kp की वैल्यू आपसे दिया हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा हम लोग यहाँ पे निकाल लें। तो 2.56 इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे भी दिया हुआ है 2.56 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा, तो यहाँ 0.16 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, 0.16 माइनस 0.16 अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा। इसको इधर लेकर चले जाएं, 0.16 इज इक्वल टू 1.16 अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.16 अपान 1.16। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.0 लगा दें तो 160 1 क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद 379। तो इसको हम लोग परसेंटेज अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13.79% आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका। तो यहाँ पे ये भी हम लोग क्या बैलेंसिंग इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 52। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड कंटेनर, N2O4 गिव्स 2NO2 गैस एट फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हाफ। तो वॉल्यूम कंटेनर का क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। फॉर द चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन अल्फा। तो याद रखिएगा अगर टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे तो Kc पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन Kp पे क्या होता है आपका चेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को फिक्स करेंगे तो Kc पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो Kc डज नॉट चेंज, बट डिसोसिएशन अल्फा क्या होती है यहाँ पे चेंजेज होती रहती हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा एन जी की बात करेंगे तो डेल्टा एन जी क्या होगा 2 - 1 इज इक्वल टू +1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएगा।
लेकिन यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर केसी के टर्म में देखेंगे तो कंसंट्रेशन पे क्या करता है आपका, डिपेंड नहीं करता है। क्या यहाँ पे अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो केसी पे। अगला देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसी के थ्रू इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फिफ्टी थ्री देखो क्या दिया आपका है, इन द सिस्टम x+2y गिव्स, क्या दिया हुआ आपका है, x+2y गिव्स क्या दिया है आपका है, z, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x 0.06, y इतनी वैल्यू दिया एंड z आपका दिया हुआ रिस्पेक्टिवली एट 450 केल्विन, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज। पहले केसी की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो भैया, अगर हम लोग केसी की वैल्यू निकालें तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जेड का कंसंट्रेशन अपान एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई के कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो भैया, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे वैल्यू सबकी अलग अलग दी हुई है। तो जेड की वैल्यू देखो कितना दिया है, 0.216 अपान एक्स की वैल्यू 0.06 इंटू वाई की वैल्यू कितना दिया है, 0.12 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे केसी की जो वैल्यू आ जाएगी, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 आएगा। कितना आएगा, 250। अब लेकिन हमको क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका है, डेल्टा जी 0 होता है, तो -2.303 क्या होगा आपका, NRT लॉग क्या होगा आपका, केसी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नहीं, 2.303 RT लॉग केसी होता है। क्या होता है, RT लॉग केसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2.303, आर की वैल्यू देखो क्या दिया आपका है, यहाँ कैलोरी 2 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया आपका है, यहाँ पे 450 केल्विन, 450 इंटू लॉग यहाँ केसी की वैल्यू 250, और 250 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी की वैल्यू दिया हुआ क्या आपका 2.39। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू में कितना आएगा आपका 493.75 कैलोरी। ये आपकी आएगी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो हमको 2 स्टेप में हमको रिएक्शन करने थे, तभी इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा। सबसे पहले हम लोग केसी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 49 माइनस में 53.75 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फार्मूला हम लोग पूछते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका आरटी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 54 देखो क्या दिया आपका है, द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 गिव्स SO2 plus Cl2 attained at 298 Kelvin in a closed container and an inert gas helium is introduced। हीलियम गैस क्या कर रहे हैं हम लोग हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखो पहला क्या दिया आपका है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, या मोर Cl2 इज फॉर्म्ड, SO2 इज इंक्रीज, और यहाँ पे क्या दिया आपका है, बोथ SO2 एंड Cl2 इज इंक्रीज, ठीक है। अगर इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पार्शियल अगर इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करेंगे तो पार्शियल प्रेशर डज नॉट चेंज, डज नॉट पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, चेंज होता है, ठीक। अब
कंसंट्रेशन जब चेंज होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 और यहाँ पे क्या है आपका 1, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या, डेल्टा एच की वैल्यू क्या, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज क्या हो रहा है आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ द ईच स्पीसीज क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख सकते हैं आप, इनर्ट गैस अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो लिखा हुआ है आपका, देखो लिखा हुआ है आर्गन इज एडेड विच डज नॉट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम इज रिमेन अनडिस्टर्ब रहता है। ठीक है ना, देखो लिखा भी है द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन द चेंज द पार्शियल प्रेशर आर द मोल कंसंट्रेशन सब्सटेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 55, देखो क्या दिया आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इन द क्लोज्ड वेसल्स। तो हम लोग हीट कर रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, क्या बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ दिया है एंड एट इक्विलिब्रियम P टोटल इज इक्वल टू 6 बार, देन Kp इज इक्वल टू 6, Kp इज इक्वल टू 9, Kp इज इक्वल टू क्या दिया आपका है यहाँ पर Kp PCO2 प्लस P, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, Kp इज इक्वल टू C, अच्छा PCO2 इज इक्वल टू PH2O इज इक्वल टू 3 बार। चलिए भैया यहाँ देखो, अगर हम लोग देखें तो ये तो सॉलिड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सॉलिड इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग देखें P टोटल तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो P टोटल दिया हुआ आपका है, यहाँ पर क्या करें हम लोग, यहाँ पर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, देखो दोनों क्या दिया, P टोटल की वैल्यू कितना दे दिया आपका 6 बार दिया हुआ है। अब P टोटल कैसे निकालें, गैसियस की फॉर्म में निकालें हम लोग, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PCO2 और क्या लिख दें हम लोग इनटू P क्या हो जाएगा आपका H2O। हम लोग क्या करें, इक्विलिब्रियम पे क्या दिया, P 6 बार दिया हो, चलो हम ऐसे मान लें PCO2 इज इक्वल टू PH2O, PCO2 इज इक्वल टू PH2O। ये कितनी वैल्यू दिया हुआ आपका है PCO2, तो यहाँ पे हम लोग देखें PCO2 इक्वल PTO, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं 2PCO2, एक को मान लें तो 2PCO2, तो 2PCO2 इज इक्वल टू कितना दिया आपका 6 बार, तो 2PCO2 इज इक्वल टू 6 बार, तो PCO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 बार हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग P टोटल देखना चाहें तो यहाँ पे P टोटल तो आपका दिया हुआ आपका है यहाँ पे, तो Kp थोड़ा सा इसको हम लोग समझना पड़ेगा, 6 बार दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पूछा क्या गया आपसे Kp, तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, गैसियस का कंसंट्रेशन PCO2 इंटू PH2O, तो क्या निकालें हम लोग यहाँ पर 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा Kp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, Kp 9 आ जाएगा, और PCO2 इज इक्वल टू PH2O कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 बार, तो यही क्या हो जाएगा आपका PH2O भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर P टोटल की वैल्यू कितना दिया है 6 बार, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PCO2 प्लस PH2O। अगर सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे निकाल लें PCO2 इज इक्वल टू PH2O, तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम लिख दें, एट इक्विलिब्रियम पे, तो आपका इतनी वैल्यू आ जाएगी PCO2 इज इक्वल टू PH2O इज इक्वल टू 3 बार, तो यहाँ से हम लोग निकाल के देख सकते हैं, तो दोनों की अगर 3 आई है तो Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 बार हो जाएगा, कितना आएगा आपका 9।
तो आपका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं आप Kp के टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैसियस के मोल को ही हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 56 when chlorine molecule is decomposed into its atom which condition gives maximum yield of Cl atom। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 गैस है, किस में चेंज हो रहा है, 2Cl माइनस में, ये भी क्या गैसेस के फॉर्म में है। चलो भैया अगर हम लोग डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा आपका इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होता है, कम होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फर्स्ट इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो क्या होगा और इंडोथर्मिक की बात करें तो क्या होगा। 57 assertion effect of temperature on Kc and Kp depend on enthalpy change। इसका मतलब क्या होता है, Kp और Kc टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं एंथैल्पी चेंज होने पर। तो क्या आपका है एकदम सही है, क्योंकि Kp = Kc RT की पावर क्या होता है डेल्टा Ng। यहाँ देखिए हम लोग तो याद रखिएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक नहीं होता है, क्या होता है इंडोथर्मिक होता है, क्या होता है इंडोथर्मिक होता है। ठीक, डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होता है शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंडोथर्मिक और टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक। तो यहाँ तो ये गलत हो गया और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एसर्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे उसको क्या करें हम लोग न्यूट्रलाइज हम लोग कर सकें। 58 आइस वाटर इफ प्रेशर इज अप्लाइड मोर वाटर विल फॉर्म। तो अगर हम लोग आइस वाटर की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर आइस क्या था आपका सॉलिड में था, तो आइस किस में चेंज हो रहा है आपका वाटर में। तो अगर क्या डेंसिटी कम हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। ठीक, तो ये तो सही है। इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड विच नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होते हैं आपके कम होंगे, तो ये भी आपका सही है। तो एसर्शन एंड रीजन तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है आपका लिक्विड, ये क्या है आपका सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम किसकी बात कर रहा है, गैसियस मोल की, तो दोनों बातें तो सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि अगर फेज डिफरेंट होगा तो वहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो गैसियस की मोल की बात करते हैं, यहाँ सॉलिड एंड लिक्विड क्या होगा आपका, दोनों आपके अलग अलग चीज़ें आपकी हैं। अगर गैसियस की बात करेंगे तब आपका क्या होगा आपका यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो एसर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या हो जाएगा एसर्शन। यहाँ पे दोनों गैसियस फेज नहीं है, गैसियस फेज यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका गैसियस फेज होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड यहाँ से देख सकते हैं आप टेम्परेचर। ठीक है,
चलिए बात करें हम लोग 59। तो 59 की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ आपका है स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द रिएक्शन H2 + 4B2 गिव्स 2AB4 डेल्टा H यहाँ पे क्या है निगेटिव। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लें तो 2 - 5 तो कितना जाएगा -3। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर तो हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर होगा। तो ये लो नहीं हाई होना चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो गया। चलिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर डेल्टा Ng क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 = +1। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, चूज रिवर्स डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा आपका कम होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एसर्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा आपका गलत हो जाएगा और रीजन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलो तो एसर्शन इज स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए बात करें 60 क्वेश्चन का। देखो 60 में क्या दिया हुआ आपका 60 की बात करें तो क्या दिया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम कार्बोनेट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। चलो भैया आओ, तो देखो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू निकाले हम लोग तो क्या होगा आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 तो 3 ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा प्रेशर आपका लो, ये तो आपका सही है। ठीक है, इन द गिवन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। ठीक है, इंडोथर्मिक है। प्रोसीड विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज नहीं क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज प्रेशर होगा तो क्या होगा आपका गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, तो यही आपका क्या है आपका दिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट द रियलाइज बाय द नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन विच कंज्यूम एडेड टू सब्सटेंस। तो इन दोनों पॉइंट से आप देख सकते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। 61 जो क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होती है डिफरेंट फेज होने चाहिए, तो यहाँ तो आपका सेम फेज है, ये तो क्या होगा आपका होमोजीनियस होमो। इनकी बात करें तो ये भी क्या होगा आपका होमोजीनियस। इनकी बात करें तो देखो यहाँ पे लिक्वस एक्वस यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेट्रो, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। यहाँ देखो गैस गैस है सॉलिड है, ये हेट्रो हो जाएगा। यहाँ देखो गैस गैस है सॉलिड है, यहाँ पे क्या हेट्रो। तो 3 ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपके हेट्रोजीनियस। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 61 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। आप देख सकते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे क्या है गैस है, तो कैसा होगा आपका हेट्रोजीनियस। पेज नंबर 179। 62 देखो क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग, ये दिए हुए आपके हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे केपी लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन विच केपी इज इक्वल टू केसी इज अप्लीकेबल। तो देखो भैया अगर यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 तो केपी केसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या 2 4 तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यहाँ निकालेंगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और यहाँ देखेंगे तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 और 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1
और अगर हम लोग डेल्टा एन जी इसके लिए निकालें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका के पी के सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऐसे हैं जो आपके के पी के सी के बराबर हो जाएंगे। तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी फार्मूले के रिगार्डिंग लगा सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। किसी की पावर एन जी क्या होता है आपका, यहाँ पे आर टी की पावर यहाँ पे क्या होगा 0, क्या होगा आप एन जी 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब के पी के सी के बराबर हो जाएंगे। चलिए इसी से हम लोग देख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी से। अब देखो भाई यहाँ पे 63 की बात करें तो मैच करना हमको है, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो यहाँ भैया देखो क्या दिया हुआ आपका है n2 + 3s2 गिव्स 2ns3। तो यहाँ पर हम लोग लिखें तो के पी यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, यहाँ पे आर टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आर टी का स्क्वायर तो दिख तो नहीं रहा है, हाँ यही सेकेंड ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यही स्क्वायर दिया हुआ, तो इसका मतलब ये, तो यहाँ पर सेकेंड आपका यही दिया हुआ है। यहाँ देखो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें तो यहाँ कितना होगा -1। इसका मतलब के पी इज इक्वल टू के सी अपान आर टी हो जाएगा। तो के पी इज इक्वल टू के सी अपान आर टी, यहाँ पे क्या बी इज इक्वल टू क्या होगा थर्ड, बी इज इक्वल टू थर्ड। यहाँ देखिए हम लोग तो ये सॉलिड है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा आपका के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सी का फोर्थ। तो के हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का स्क्वायर, ठीक है फोर्थ हो जाएगा। इसके लिए निकालें डी के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या H2I2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी से हम लोग निकाल सकते हैं। 64 देखो 64 की बात करें तो क्या लिखा हुआ आपका देखो फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई जिसकी वैल्यू आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है इसी के लिए सम रिएक्शन आर रिटेन बिलो इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड की बात करेंगे। तो इसके थ्रू पूछ रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखो n2 + 3h2 से 2h3 इसके लिए हम लोग ये लिखे हैं। तो इसके लिए पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो यहाँ पर अगर इसके 2 मोल बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n2 6h2 और 4NH3। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा के सी, अगला के सी डैश इज इक्वल टू के सी का स्क्वायर। तो के सी डैश इज इक्वल टू के सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड, यही दिया होगा फोर्थ। इसका मतलब 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो इसको रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। तो इसका मतलब नया के सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1/KC। तो आप देख सकते हैं यहाँ बात करेंगे तो 1/KC सेकेंड का क्या हो जाएगा KC। यहाँ देखो क्या कर दिया गया, यहाँ पे हाफ कर दिया गया है, वही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग KC डैश इज इक्वल टू √KC या KC की पावर 1/2। तो देख सकते हैं आप KC की पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड। यहाँ क्या दिया है आपका, इसको इक्वेशन को उल्टा कर दिया गया है और स्क्वायर कर दिया गया है। तो KC डैश इज इक्वल टू 1/KC का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ का हो जाएगा। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इसके थ्रू देख सकते हैं आप, अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। अगर इसको हम लोग क्या करें हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसी के थ्रू हम लोग इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। 65 इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द particular reaction is 100 then the equilibrium
इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल रिमेन। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम की क्या दिया, कांस्टेंट फॉर द पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए 100 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर 100 दे रहे हैं तो किसके थ्रू, इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन इज अप्लाइड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन 100% होगा। तो पार्टी पे एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, इसके थ्रू हम लोग तीनों हम लोग देख सकते हैं। देखिए 66 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या दिया है 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी, 2a गिव्स ऐसे लिखना है, 2a गिव्स b प्लस सी। Kc की वैल्यू दिया है 4। एट ए गिवन टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज। तो हम लोग ऐसे निकाल लें, पहले Kc की वैल्यू देखो, तो Kc की वैल्यू तो दिया हुआ है, तो Qc निकाल दे रिएक्शन क्वांटिटेंट, तो B का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन अपान ए के कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपान 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्या होगा आपका स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो पूरी वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। इसका मतलब QC की वैल्यू कितना दे दिया है 1 और KC की वैल्यू कितना दिया है आपका 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका KC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा QC। अगर KC ग्रेटर देन QC होता है तो रिएक्शन कहाँ पे जाता है आपका है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो रिएक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, रिएक्शन आपका जाएगा। अगर यहीं पे QC की वैल्यू ज़्यादा होती है KC से तो रिएक्शन कहाँ पे जाती है आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी जाती। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आप देख सकते हैं QC लेस देन KC, तो यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट टू राइट, QC ग्रेटर देन KC क्या होगा आपका राइट टू लेफ्ट, एंड QC ग्रेटर देन KC नेट रिएक्शन क्या होगा आपका अकर हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे आपके। चलिए 67 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। तो हम लोग जानते हैं वांट ऑफ इक्वेशन की बात करें तो पहले पूरा पढ़ लें हम लोग। फॉर ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is radially observed that T1 less than T2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं वांट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं, वांट ऑफ रिएक्शन, वांट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन देखते हैं, क्या ln Kp डैश अपान Kp इज इक्वल टू डेल्टा H अपान R 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है और यहाँ पे अगर हम लोग क्या बोले T2 इज ग्रेटर देन क्या है T1। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग निगेटिव कर दें तो निगेटिव और डेल्टा H क्या है, निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, Kp डैश इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका Kp हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा आपका Kp क्या होगा आपका ग्रेटर देन, Kp डैश ग्रेटर देन उल्टा हो जाएगा,
निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, के पी डैश हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो अगर वैल्यू पूरी पॉजिटिव हो गई तो के पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के पी डैश के। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, इस वैल्यू पे आप देख सकते हैं डेल्टा अगर निगेटिव हो तो क्या आपका होगा। 68 फॉर ए रिएक्शन CO2 प्लस C गिव्स क्या दिया आपका है, CO। तो हम ऐसे लिख दें CO2 G प्लस CS गिव्स क्या दिया है आपका, 2CO गैस। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, KP में रिलेशन। तो हम लोग ऐसे देखें, अगर T इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1 सॉरी इसके लिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग मान लें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अगर हम लोग टोटल मोल निकाल लें, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, टोटल मोल। अगर हम इसके लिए निकालें, किसके लिए, CO के लिए, तो केपी निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकाल लें, तो इसके लिए क्या होगा आपका 2 अल्फ़ा अपान उसके मोल अपान टोटल मोल, तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल। ठीक, का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए निकालें हम लोग PCO2 के लिए निकालें, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, केपी की वैल्यू निकालना है। तो केपी इक्वल टू प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल का स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल। तो इससे निकालेंगे तो केपी की जो हमारी वैल्यू आएगी ना, केपी की जो हमारी वैल्यू आएगी, तो केपी इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू पी टोटल। तो देख सकते हैं आप केपी इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर पी अपान 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदियस थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब क्वेश्चन आएंगे नीट के एग्जाम में तो आप कर ले जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके आगे हमारे रिस्पेक्टेड रवि उत्तम सर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 68 तक आपके डिस्कस हो चुके, जो कि उपेंद्र सर ने किया, और मैं आपको डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 69 से 90 क्वेश्चन नंबर तक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जरा, स्टेटमेंट 1 ब्यूट टू आइन चेंज टू ट्रांस ब्यूट टू आइन, यानी कि देखो जरा, ब्यूट टू आइन है और एल्काइन एल्कीन में चेंज हो रहा है, वो भी ट्रांस एल्कीन में, और ये किसकी प्रेजेंस में, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये तो बिच रिडक्शन है, और बिच रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन ही बनती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्यूट टू आइन से क्या बन जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। ओके, स्टेटमेंट 2 ब्यूट टू इन हैज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ऐसे देखें, ये CH3H, अब इसको अगर उलट दें तो ये अभी तो बताओ कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, और अगर इसको उलट दें तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस। तो देखो ब्यूट टू इन के कितने फॉर्म हो जाएंगे, 2, एक सिस और एक ट्रांस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
तो बताओ जरा, ब्यूट-2-ईन हैज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which of the following statement is oblique r is incorrect? डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल बात सही है बेटा। ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है, मान लो इसको मैं ट्रांस ब्यूट-2-ईन बोल दूं, तो ये CH3 और ये CH3 और ये H और ये H, तो बताओ यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जीरो। ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर, बिल्कुल सही है, नेट डाइपोल में जीरो हो जाएगा, तो ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर, आइसोमर हैज, सॉरी, ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर, बिल्कुल बात सही है, नॉन पोलर होंगे क्योंकि नेट डाइपोल में क्या होगा? जीरो। ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रीज़न क्योंकि ट्रांस क्या होगा, अगर हम लोग ट्रांस की देखें पैकिंग ट्रांसफॉर्म की, तो ट्रांसफॉर्म की जो पैकिंग होगी बहुत बेटर होगी, लेकिन जो सिस फॉर्म की जो पैकिंग होगी वो बेटर नहीं होगी। तो बताओ जरा, ट्रांसफॉर्म की जो पैकिंग है वो ज़्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से क्या होगा? ज़्यादा, ये भी सही है। ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, रीज़न ट्रांसफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है और सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, और सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो है तो पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे सिस फॉर्म में। तो बताओ जरा, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा? सिस फॉर्म का, और यहाँ किसका लिखा हुआ है? ट्रांस का। तो ये क्या स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमें गलत ही चाहिए, आंसर कौन सा हो गया? 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम लोग H2O हाइड्रेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो बताओ जरा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, मैकेनिज्म अगर लगाएं तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर H+ अटैक होगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर कार्बोडाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब यहाँ पर कार्बोडाइन तो बन गया और ये वाटर अटैक करता है, पूरा जुड़ता गया है OH, तो बताओ मैं अगर यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनाऊँ तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2OH, और ये बेटा है इनॉल, और इनॉल टॉटोमराइज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? देखो जरा, जो एसिडिक H है वो कहाँ चला जाएगा? थर्ड पोजीशन पर, डबल चेंज इनटू सिंगल और सिंगल चेंज इनटू डबल, तो देखो ये बन गया एसीटोन CH3CO CH3, तो ये बन गया एसीटोन, ठीक। तो एसीटोन इज द मेजर प्रोडक्ट इन, तो यहाँ पर तो एसीटोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर HgSO4 की प्रेजेंस में H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैटलिस्ट, Hg कैटलिस्ट यहाँ पर है। तो बताओ यहाँ पर वाटर का एडिशन क्या कराते हैं? मार्कोनी कॉप से, तो वाटर का एडिशन करा दें H+OH- मार्कोनी कॉप से। अब बताओ मार्कोनी कॉप क्या है? निगेटिव पार्ट, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H, तो देखो क्या बन जा रहा है? CH3 डबल बॉन्ड CH2OH। अब देखो फिर से इनॉल, अब बताओ ये एसिडिक H ये कहाँ जाएगा? थर्ड पोजीशन पर, डबल चेंज इनटू सिंगल, सिंगल चेंज इनटू डबल, यहाँ पर भी क्या बन गया? एसीटोन। यहाँ पर देखो जरा, ये है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर का एडिशन किस रूल से होगा? एंटी मार्कोनी कॉप से, तो H+OH- यानी निगेटिव पार्ट वहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो देखो यहाँ पर बन गया क्या? CH3C H डबल बॉन्ड CH OH, ये हो गया। अब बताओ फिर से इनॉल, फिर से टॉटोमराइज हो जाएगा, डबल चेंज इनटू सिंगल, सिंगल चेंज इनटू डबल, तो बताओ ये क्या बन गया? CH3 CH2 CHO, क्लियर है। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेनल, क्या बन जाएगा? प्रोपेनल, तो यहाँ पर एसीटोन नहीं बनेगा, तो बताओ आंसर कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड, तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एंड एल्काइन C7H12। अब देखो जरा, एल्काइन फार्मूला क्या है? CnH2n-2, यानी इसकी DU कितनी है बेटा?
डी हो जाएगी इसकी 2, यानी एक एल्काइन है और दिया भी एल्काइन है। ऑन रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन, यानी इसका फर्दर इसके बाद क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे विद HCl यील्ड ए मिक्सचर ऑफ, ये बन रहा है। अब देखो जरा, अगर मैं कोई एल्काइन ले लूँ, ऐसे मान लो, थोड़ी देर सोचो जरा, और एल्काइन का जब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करता था मैं इसको, तो क्या होता था, ये सब तीनों बॉन्ड टूट जाते थे, ठीक है, और ये सेम एज ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ये सब बॉन्ड तोड़ देते थे और क्या कर देते थे, इसको एसिड बना देते थे, तो CH3CH CH3CH। बट यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम है तो एसिड ना मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिड। तो देखो जरा, अब अगर मुझे फिर से एसिड से एल्काइन बनाना हो तो मैं क्या कर दूंगा, ये CH हटाकर, सॉरी एसिड ग्रुप हटाकर मैं क्या कर दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। तो देखो जरा, ये कार्बन के नंबर बस कम नहीं होने चाहिए, तो देखो यहाँ पर CH3, इस कार्बन का देखना, इसमें क्या जुड़ा है, CH3 ये हो गया, फिर इसके बाद CH। अब यही देखो जरा, यहीं पर इसका मतलब इसके और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस कार्बन के बीच में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर आ गया, और ऐसे लिख दो CH2 CH3। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा। अगर मैं इधर चलता हूँ तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 पर, इधर से भी चलूँ तो 1 2 3, तो दोनों तरफ से, लेकिन इधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, तो बताओ नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्साइन, और कहाँ पर पोजीशन आइन की क्या है, 3 हेक्साइन। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक, देखो जरा, कह रहा है कि 1 ब्यूटाइन एंड ब्यूट 2 आइन, ये एक टर्मिनल एल्काइन है और ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि टॉलेन। बिल्कुल बात सही है, टॉलेन से हम लोग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश। कौन रिएक्ट करेगी कौन नहीं करेगी, तो टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट करेगी और नॉन टर्मिनल रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, 1 ब्यूटाइन हैज एसिडिक H, बिल्कुल बात सही है, एसिडिक H की वजह से ही ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये इससे क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और ये टॉलेंट टेस्ट देगा। क्लियर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 1 ब्यूटाइन हैज एसिडिक हाइड्रोजन व्हिच रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये क्या है, टॉलेंट रिएजेंट है। तो बताओ ये स्टेटमेंट दोनों सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एल्काइंस आर कलर्ड, नहीं बेटा, कलरलेस होती हैं एंड हैव ऑर्डरलेस भी होती हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट एसिटिलीन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है कि ऑल एल्काइंस आर कलर्ड, तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस आर स्लाइटली हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स एंड एल्केन्स। ये बात बिल्कुल सही है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्काइन के स्लाइटली हायर होते हैं करस्पॉन्डिंग एल्कीन और एल्काइन से, बिल्कुल बात सही है। एल्काइंस आर लाइटर देन वाटर, बिल्कुल बात सही है कि एल्काइन जो होते हैं लाइटर देन वाटर, यानी डेंसिटी वाटर से कम होती है, एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल बात सही है कि वाटर में भी इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, इथाइन है, इथाइन जो होता है वो क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp, तो इथाइन इज ए लीनियर मॉलिक्यूल बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। क्योंकि यहाँ पर देखो जरा, अगर अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या मान लो Z, तो बताओ जरा, एक तो px और py के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर इस तरह से भी ओवरलैपिंग है
और फ्रंट से भी ओवरलैपिंग है, तो पूरा एक क्या सिलेंडर बन गया पाई का। तो सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा पाई इलेक्ट्रॉन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही हो गए, पहला गलत है, बी सी डी सही है, और ई भी चेक कर लेते हैं। एल्काइन सो बेसिक नेचर, ये बात गलत हो गई, बेसिक नहीं एसिडिक नेचर शो करता है। एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो ये यहाँ पर ये बात गलत हो गई। तो एडिशन भी देते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी तो देते हैं, बट एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, तो एसिडिक इन नेचर, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो यहाँ पर कौन कौन से सही है, करेक्ट आंसर बी सी डी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ए। कह रहे हैं कि OH ग्रुप ऑन द बेंजीन, अगर हम लोग बेंजीन में OH ग्रुप लगा दें तो ये बेटा इसका की एटम पर लोन पेयर है, तो ये क्या होगा प्लस एम, और प्लस एम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा किसको, बेंजीन को, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या हो जाएंगे, मोर एक्टिवेटिंग। क्लियर है, तो OH ग्रुप ऑन बेंजीन इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही है। दिस इज स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोलेट आयन थ्रू रेजोनेंस, तो अगर फिनोलेट आयन की बात करें तो यहाँ पर अगर O- ये फिनोलेट आयन है जो कि इसके नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये क्या इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ एसी यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन इन बेंजीन इज फास्टर देन दैट ऑफ फिनॉल, ये बात गलत है बेटा। अगर हम लोग रिएक्टिविटी ESR के लिए देखें तो ESR की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। तो यहाँ बेंजीन में कोई रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाला नहीं है, और फिनॉल में ये प्लस एम है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, फिनॉल। और यहाँ क्या लिखा है, रेट ऑफ एसी यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन इज फास्टर देन फिनॉल, ये बात गलत है। अंडर अल्ट्रावायलेट रेज अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट 3 मॉलिक्यूल एड्स, बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड है जो कि टूट जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हो जाएंगे, तो बताओ क्या बन गया, पहले से C6H6 था और 3 मॉलिक्यूल यानी Cl6 और आ गया, तो बताओ ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऐड होने के पर। अब देखो यहाँ पर NH2 और COOR, अगर NH2 लगा दे बेंजीन में तो बताओ ये की एटम पर लोन पेयर, तो ये क्या होगा प्लस एम, क्या होगा प्लस एम। और अगर मैं यहाँ पर COOR लगा दें, COOR तो देखो की एटम पर पाई बॉन्ड है और साइड एटम मोर एन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या कहलाएगा माइनस एम। तो बताओ ये तो प्लस एम है बट ये क्या है माइनस एम। और जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पर देखो जरा NH2 और दोनों को बता दिया इन्होंने कैसा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर A B D A B D आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्लियर बेटा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन्स, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन्स। कह रहे हैं कि किसमें ये इन एल्कीन में हाउ मेनी एल्कीन्स द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व। बेटा मार्कोनी और एंटी मार्कोनिक ऑफ कहाँ लगता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो बेटा कहाँ पर, अनसिमेट्रिकल में। और यहाँ देखो जरा प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल। ब्यूटूइन ये है क्या, सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, तो यहाँ नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ब्यूटवनीन देखो किनारे हो गई, ये भी अनसिमेट्रिकल, इसमें भी लग जाएगा। पेंटूइन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखो जरा इधर से 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से 3 पर, तो ये अनसिमेट्रिकल है, इस पर भी लग जाएगा। हेक्स3इन देखो जरा ये सिमेट्रिकल हो गई, 1 2 3 4 5 6,
और हेक्स 3 इन। तो देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, तो कौन कौन से में 3 में एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन्स। यहाँ पर बताना है आपको नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच ओबे हकल रूल। हकल रूल को कौन फॉलो करते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमें कौन सा हकल रूल क्या है बेटा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और बताओ यहाँ पर n बराबर क्या है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 10 14 डैश पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो बताओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन इतने तो बॉन्ड क्या होंगे, आधे। तो यानी कि 1 3 5 7 डैश पाई बॉन्ड। क्लियर है, यानी ऑड पाई बॉन्ड। अब चेक करते हैं यहाँ पर, बताओ जरा, अगर मैं देखूं तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। और यहाँ पर कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो बताओ 2 और 2 4। तो यहाँ पर देखो जरा, 4 वाला क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर ये देखो जरा, sp3 हो गया तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखो जरा, 2 2 4 2 6 और 2 8, और 8 बेटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 4, ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, 2 यानी ये एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक, ये 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, और इसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पर इसका नाम क्या है, पिरिडीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। ये सब क्या है, एरोमेटिक। तो बताओ यहाँ एरोमेटिक कितने, हकल रूल को कौन फॉलो करते हैं, एरोमेटिक। तो बताओ 1 2 3, आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अब यहाँ पर देखो जरा, मैच द कंपाउंड इन कॉलम 1 विद देयर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कॉलम 2। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हें एल्कीन दी हुई हैं, इनका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएं तो कौन सी मैचिंग सही होगी, प्रोडक्ट की मैचिंग बताना है। तो देखो जरा, ब्यूट 1 इन, तो बना देते हैं ब्यूट 1 इन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूट 1 इन। अब बताओ जरा, अगर मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है तो मैं डबल बॉन्ड तोड़ देता था, दोनों बॉन्ड तोड़ देता था, और एक ऑक्सीजन इसको देता था, इसको ऑक्सीजन देता था। ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो ये जैसा रहेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और इधर बन जाएगा प्रोपेनल। तो बताओ जरा, CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO, अच्छा इधर भी लिख दिया इन्होंने, CH3 CH2 CHO, देखो जरा, CH3 CH2 CHO और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये यानी कि इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। ठीक है, ये एक्चुअल में इधर होने चाहिए थे। तो ए की मैचिंग किससे, थर्ड से। ए की मैचिंग थर्ड से 2 जगह है। ओके, अब जरा ब्यूट 2 इन देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, फिर से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस OO, तो बताओ ये दोनों तो सेम हो गए, यानी CH3 CHO। तो CH3 CHO यानी कि इसकी मैचिंग सेकंड से, यानी कि सेकंड से, आंसर तो कौन सा हो गया, ये। अब देखो जरा, 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो ये प्रोप हो गया, 2 पर मिथाइल प्रोप 1 इन। तो देखो जरा, इसको तोड़ें तो बताओ ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पर O, यहाँ O, यानी ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड ये हो जाएगा, तो यानी कि C की मैचिंग 4 से, C की मैचिंग देखो 4 से। तो बताओ D की मैचिंग किससे हो जाएगी, तो साइक्लोब्यूटीन। ओके, ये है साइक्लोब्यूटीन। तो चलो इसको तोड़ें, O तो बताओ क्या हो जाएगा, CHO CH2 CH2 CHO। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा इसकी मैचिंग, ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 79, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा, क्या है BH3 और THF। ओके, तो ये बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, BH3 के साथ THF दिया हुआ है। ठीक, तो हाइड्रोबोरेशन यानी कि वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ से, तो वाटर का एडिशन अगर कराएं H+ OH-, तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। अब बताओ ये तो इनॉल है, ये टॉटमराइज हो जाएगा, डबल चेंज इनटू सिंगल, सिंगल चेंज इनटू डबल, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, यानी कि ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से, सेकंड से, CH3 CH2 CHO। यहाँ पर देखो जरा, फिर से वही CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और H2 के साथ PD, H2 के साथ PD निकल है, यानी ये कंप्लीट रिएक्शन करा देगा, और ये कंप्लीट रिएक्शन करा देगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, यहाँ देखो जरा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका वाटर से रिएक्शन है, और क्या ही लिखा है, H2SO4 HgSO4, H2, एक मिनट पेपर में देख लेते बेटा, बिल्कुल यहाँ दिख नहीं रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर 79, ओके, 42% H2SO4, 42% H2SO4, और यहाँ पर क्या लिया है, 1% HgSO4, यानी यहाँ पर हाइड्रेशन करना है और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैटलिस्ट, तो वाटर का एडिशन होगा किस रूल से, मार्कोनिकॉफ से, तो निगेटिव पार्ट यानी जहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH, और यहाँ पर H और इनॉल बन गया और ये टॉटमराइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, यानी इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, 4। और ये पिछला वाला क्वेश्चन भी यही था, तो बताओ ए की मैचिंग किससे, सेकंड से, बी की मैचिंग थर्ड से, और सी की मैचिंग 4 से, और यही आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट इन कॉलम 1 विद करस्पॉन्डिंग रिएक्शन प्रोडक्ट इन कॉलम 2। तो देखो जरा, बेंजीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, हाइड्रोजनेशन है, तो ये एनहाइड्रस Cl3 लेविस एसिड है, तो ये Cl को Cl- के रूप में खींचेगा और इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्या, Cl+ यानी क्लोरोनियम, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, यानी ए की मैचिंग किससे, 4 से, ए की मैचिंग 4 से, एक ही जगह है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। चलो आगे भी देख लेते हैं। ये बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 से जब होगी तो ये क्या Cl- खींच लेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3+ यानी कार्बोकेटायन, यानी इलेक्ट्रोफाइल हो गया R+, तो ये बेंजीन पे अटैक करेगा, तो CH3 जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन, तो देखो बी का थर्ड, और बेंजीन का एसिटाइलेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फिर से Cl- खींच लेगा, तो CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये बेंजीन पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन। क्लियर है, और टॉलुइन की अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं तो ये क्या हो जाएगा, KMnO4 NaOH, लेकिन पहले बनना चाहिए क्या, यहाँ पर एसिडिफिकेशन जब करा देंगे तब जाके बेंजोइक एसिड बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी कोई और दूसरा नहीं था, तो आंसर भी कौन सा, 4th। अगला क्वेश्चन 81, द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो जरा, अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन की बात करूं तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन, और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, तो देखो अगर ये हटा दें, कार्बेनाइन कार्बेनाइन कार्बेनाइन, यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है और ये कुछ गलती हुई क्योंकि यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, COOH ऐसा होना चाहिए, तो ये यहाँ पर, तो बताओ जरा, निगेटिव चार्ज सिंगली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड, तो क्या यहाँ पर परसेंटेज S बढ़ता जाएगा, और परसेंटेज S बढ़ता जाएगा तो बताओ जरा En बढ़ती जाएगी और निगेटिव चार्ज वहाँ स्टेबल जहाँ मोर En हो,
तो बताओ जरा सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? थर्ड, फिर सेकंड, फर्स्ट। आंसर भी कौन सा? सेकंड। 82। बेटा यहाँ पर H2 के साथ निकिल और हीट किया है और BSO4, तो बताओ यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये कौन सी रिएक्शन है? बिर्च या लिंडायर? तो आंसर है लिंडायर कैटलिस्ट। क्लियर है? और लिंडायर कैटलिस्ट में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और कौन सी एल्कीन बनती है? सिस। तो बताओ यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए दोनों, वो सिस फॉर्म में जुड़ने चाहिए। आंसर भी क्या हो जाएगा? ये। और बेटा ये एल्कीन है और एल्कीन को रिड्यूस ये नहीं करते, लिंडायर और बिर्च। क्लियर है? और यहाँ देखो जरा ट्रांस बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी उड़ा दिया, यहाँ पर रिएक्शन हो गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है बेटा? बेटा यहाँ पर एक अल्कोहल दिया हुआ है और यहाँ पर एरो के ऊपर H+ दिखाया है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक्चुअल में ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा? OH2+। और जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी लीविंग एबिलिटी बढ़ गई और ये क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। ठीक, अब देखो जरा, ये कार्बोकैटायन अगर शिफ्टिंग भी कराओ तो भी ये 2 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा, इसका मतलब ये मोर स्टेबल ऑलरेडी है। तो बगल वाली पोजीशन से H+, क्योंकि यहाँ पर H+ यानी एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट था, तो हमें मीडियम को फिर से H+ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर H+ निकल जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस डबल बॉन्ड, यानी आंसर कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट 84। Which of the following does not show rearrangement? किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा? बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट है। यहाँ देखो जरा, अगर ये इधर से इधर जाएगा तो स्टेबिलिटी घटेगी और इधर से इधर जाएगा तो स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ देखो जरा, ये इधर से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो ये और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये रीअरेंज होगा। यहाँ पर भी देखो जरा, 2 डिग्री से अगर ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए तो ये कार्बोडाइन 3 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 85। गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स EAR। किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे तेज होगी? तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोडाइन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो जरा, पाई बॉन्ड तोड़ें और कार्बोकैटायन बना दें, और कार्बोकैटायन फर्स्ट कार्बोकैटायन क्या बनाना है? हमें स्टेबल बनाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके पास देखो लोन पेयर है और ये हो जाएगी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। पॉजिटिव 2 और 2 4, यानी 4 अल्फा H है। यहाँ पर 3 2 5 और 2 7 अल्फा H, और यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 अल्फा H। ये तो बताओ जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी। और यहाँ सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर फर्स्ट। आंसर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन 86। अब देखो यहाँ पर बेटा एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कीन भी है और ये बेंजीन रिंग भी है इस पर, और इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं। बेटा क्लोरीनेशन कहाँ होगा? एल्कीन पर। ठीक है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, तो ये सिंगल हो गया और ये Cl। अब देखो जरा, ये वाला भी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया? sp3, ये भी क्या हो गया? sp3। बाकी यहाँ पर इनके सभी sp2, ये भी कार्बन sp2। तो बताओ यहाँ पर टोटल sp3 कार्बन कितने हैं बेटा? आंसर हो जाएगा 2। प्राइमरी अल्कोहल कैन फॉर्म बाय मेजर प्रोडक्ट। किसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा? बेटा प्राइमरी अल्कोहल कहाँ बनता है? अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो वहां पर क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ देखो जरा, सॉरी, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, यहाँ देखो जरा, डाइल्यूट H2SO4 एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो बताओ यहाँ पर
H यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और यहीं पर OH आ जाएगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर देखो जरा वाटर का एडिशन करेंगे मार्कोनी कॉप से, तो निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा, यानी OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, तो ये क्या बन जाएगा फिर से 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री। और ये देखो जरा एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो HOH माइनस, तो निगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ OH जुड़ेगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। 88 Which of the following alkene is most reactive for hydration? कौन सी एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी हाइड्रेशन के लिए? तो बेटा हाइड्रेशन यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये बनता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H प्लस का अटैक कराएंगे और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन और ये बनेगा CH3। तो पहले वाले में कार्बोकेटायन ये बनेगा, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो H का अटैक यहाँ पर कराएंगे तो कार्बोकेटायन स्टेबल यहाँ पर बनेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर ये और ये कार्बोकेटायन यहाँ पर, तो ये CH3 हो जाएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पर 1 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर भी H का अटैक यहाँ पर कराएंगे तो कार्बोकेटायन यहाँ पर, ठीक। 2 मिथाइल प्रोपीन CH3 2 मिथाइल प्रोपीन। अब देखो जरा यहाँ पर H का अटैक यहाँ पर कराएंगे, बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे माइनस प्लस, और ये H अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पर ये 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा अल्फा H कहाँ पर है? 3 3 6 3 9 अल्फा H। यहाँ पर कार्बोकेटायन 2 और 2 3 2 5 अल्फा H, और यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा H, ठीक है। तो जरा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बन रहा है, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा 4, ठीक। 89 कह रहे हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन द पोजीशन। बेटा अगर हम लोग बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं ESR, तो ये देखो की एटम पर लोन पेयर अगर है और ये क्या होगा प्लस M, और प्लस M का ऐसे डायरेक्टर आर्थो पैरा, तो यहाँ पर ये वाला आर्थो है, ये वाला आर्थो है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये आर्थो और ये इसके रिस्पेक्ट में पैरा, तो यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3। लास्ट क्वेश्चन 90 1 alkyne and 2 alkyne कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाई। तो बेटा 1 alkyne यानी टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन से कौन डिस्टिंग्विश करेगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कर देगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कर देगा, बट बेयर्स और ब्रोमीन इन CCl4 ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन दोनों से, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 2 and 3 बोथ। बात समझ में आ रही? तो टर्मिनल एल्काइन टॉलरेंट टेस्ट देते हैं बट नॉन टर्मिनल एल्काइन टॉलरेंट टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।